हूं। आम आदमी पार्टी के नेता है दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई ने छापा मारा। इस वक्त की बड़ी खबर, विदेशी धन के मामले में ये सीबीआई का एक्शन सूत्र ये बता रहे हैं। सीबीआई के कुछ अधिकारी दुर्गेश पाठक के घर में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, दुर्गेश पाठक के घर पर इस समय सीबीआई की टीम मौजूद है। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक, पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक, उन्हीं के घर पर इस समय सीबीआई की टीम मौजूद है। तो विदेशी धन के मामले में सीबीआई का ये एक्शन चल रहा है, ये जानकारी भी मिल रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं मदिया और साथ ही मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद है। पहले जरा मदिया के पास आपको लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं मदिया से। मदिया, आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त, क्या अपडेट है? क्या दुर्गेश पाठक के घर के नजदीक आप मौजूद हैं? मुझे लगता है कुछ दिक्कत जी बात रखिए। वो यहाँ पहुंचते हैं दुर्गेश पाठक के घर के अंदर, जो ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद हैं। तस्वीरें आपको सीधे दुर्गेश पाठक के घर से हम दिखाते हैं, नजदीक जाएंगे और तस्वीरें दिखाते हैं कि पहली मंजिल पर दुर्गेश पाठक का घर है जहां पर वो रहते हैं और अंदर सीबीआई के कुछ ऑफिशियल्स जो है वो मौजूद हैं। और आप देखिए कि अंदर जो ऑफिशियल्स हैं वो अब से कुछ देर पहले उनमें से 2 ऑफिशियल्स बाहर आते हैं, अपनी गाड़ी तक जाते हैं और उसके बाद अंदर वापस जाते हैं। जब वापस जाते हैं तो हाथ में उनके एक पीला रंग का लिफाफा जिसमें कुछ कागजात नजर आते हैं और दूसरे ऑफिशियल के हाथ में जो है एक कपड़ा बंधी हुई कोई चीज थी, यानी कि एक मशीन जैसी कोई चीज जो है वो नजर आ रही थी। आपको अंदर लेकर चलते हैं, कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि दुर्गेश पाठक जो हैं वो पहली मंजिल पर रहते हैं इस बिल्डिंग की और पहली मंजिल पर ही सीबीआई के ऑफिशियल्स उनके घर के अंदर मौजूद हैं, जहां पर अब से कुछ देर से लगातार दुर्गेश पाठक से जो बातचीत है, जो पूछताछ है वो सीबीआई की जारी है। ये ऑनगोइंग मामला है जिसको लेकर जांच जो है वो सीबीआई फिलहाल कर रही है, लेकिन हमने अंदर जाकर बात करने की कोशिश की थी कि शायद कोई उनके घर से या उनकी टीम से कुछ जानकारी दे, लेकिन फिलहाल कोई ऐसी जानकारी उनकी टीम से अभी तक नहीं मिली है। ठीक है मदिया, मैं लौटूंगी आपके पास, और जानकारी जुटाने की कोशिश कीजिए। इस वक्त दुर्गेश पाठक के घर पर और कौन कौन मौजूद है? फिलहाल सीबीआई की टीम, सीबीआई के अधिकारी दुर्गेश पाठक के घर पर मौजूद है। वहां पर सीबीआई की ये छापेमारी आप इसको कह सकते हैं, रेड आप कह सकते हैं, एक्शन इसको कह सकते हैं। सीबीआई की जो कार्रवाई चल रही है इस पर आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह का बड़ा बयान। बीजेपी ने ईडी सीबीआई को हथियार बना लिया है, यह संजय सिंह की तरफ से कहा जा रहा है। हम बीजेपी के हथकंडों से नहीं डरेंगे, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का यह बड़ा बयान। दुर्गेश पाठक को धमकाने के लिए बीजेपी ने, मोदी जी ने सीबीआई भेज दी है। यह जो आपने एक अपना हथियार बना लिया है सीबीआई को, ईडी को, कभी किसी नेता को धमकाने के लिए, कभी किसी नेता को डराने के लिए। दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई भेजने के पीछे की वजह क्या है? दुर्गेश पाठक को अरविंद केजरीवाल जी ने गुजरात में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी। जब आम आदमी पार्टी एक उम्मीद के तौर पे गुजरात में अपना संगठन बढ़ा रही है और उसकी जिम्मेदारी दुर्गेश पाठक को दी गई, तो आज आपने धमकाने के लिए सीबीआई भेज दी। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ इस समय मनोज वर्मा भी मौजूद है और जरा मनोज से जान लेते हैं ये पूरा का पूरा मामला। मनोज, इस मामले में ये सीबीआई वाला एक्शन देखने के लिए मिल रहा है दुर्गेश पाठक पर, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, आपको बताना चाहूँगा कि सीबीआई ने ये मामला कल ही दर्ज किया है और एफसीआरए के उल्लंघन के तहत ये मामला जो है सीबीआई ने दर्ज किया गया है। एफसीआरए है क्या, ये मैं आपको समझाना चाहूँगा दर्शकों को भी कि अगर कोई शख्स, व्यक्ति या फिर इसके अलावा कोई भी संस्था विदेशों से फंडिंग लेती है, यानी कि पैसा अगर लिया जाता है, तो उस पैसे का जो इस्तेमाल है वो राष्ट्रहित में किया जाना चाहिए। सीबीआई को जानकारी मिली थी कि दुर्गेश पाठक के पास कुछ पैसा विदेशों से आया है जिसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया गया है। ये एफसीआरए का उल्लंघन है, इसी के तहत कल सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। सीबीआई के सूत्रों की माने तो इसी वजह से जो सीबीआई की टीम है आज सुबह दुर्गेश पाठक के घर पर पहुंची है और वहां पर जो है सर्च ऑपरेशन एक किया जा रहा है। तो ये मामला कल ही दर्ज हुआ है। सीबीआई को जानकारी मिली थी कि विदेशों से कुछ फंडिंग हुई है जिसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया गया है, इसमें एफसीआरए का उल्लंघन किया गया है। इसी के चलते मामला दर्ज करने के बाद आज जो सीबीआई की टीम है सुबह सुबह दुर्गेश पाठक के घर पर पहुंची है और वहां पर सर्च ऑपरेशन सीबीआई का लगातार इस वक्त जारी है। जी
वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। आप जानते हैं कि कल भी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और लगातार आज दूसरा दिन है जब वक्फ संशोधन कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आ रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है। आज केंद्र सरकार और साथ ही जो वक्फ संशोधित कानून है इसके समर्थन में जो याचिकाएं हैं वो अपना पक्ष रखेंगे। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक लगभग 150 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। तो आज दोपहर 2 बजे एक बार फिर से वक्फ संशोधन कानून सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आएगा। सुप्रीम कोर्ट की न्यायपीठ में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन हैं। देखिए, बुधवार को कोर्ट ने यह संकेत दिया था सुनवाई के दौरान कि फिलहाल नए कानून के जो कुछ प्रावधान हैं उनके अमल पर कोर्ट की तरफ से अंतरिम रोक लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर पहले दिन की सुनवाई में क्या कुछ हुआ यह महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्ट में मुसलमानों को एंट्री देंगे, ये सवाल जो सीजीआई की तरफ से पूछा गया। घोषित संपत्ति डीनोटिफाई ना किए जाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट आज दे सकता है। इसके संकेत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल दिए गए थे। वक्फ कानून में कुछ अच्छी बातें भी हैं जो सब जाने, ये भी सुप्रीम कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन आप कह सकते हैं, एक टिप्पणी आप कह सकते हैं जो पहले दिन की सुनवाई में निकलकर सामने आई। केंद्र सरकार से याचिकाओं पर जवाब अदालत ने मांगा था। पहले दिन की सुनवाई में जो जवाब दिया जाएगा आज, और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मामले में आज दोपहर 2 बजे से फिर से सुनवाई होगी। इस बीच हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं और जरा निपुण से जानते हैं। निपुण, आज लगातार दूसरे दिन वक्फ संशोधन कानून याचिकाएं जो सुप्रीम कोर्ट में हैं उसमें सुनवाई। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज क्या अदालत की तरफ से किसी तरीके का निर्देश, आदेश आने की कोई उम्मीद है? रोमाना, बिल्कुल उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अदालत जरूर कुछ निर्देश देगी और फिर नोटिस जारी करके औपचारिक रूप से जवाब दाखिल करने का केंद्र सरकार को मौका देगी। लेकिन अच्छा, यहाँ पे ये भी समझना ज़रूरी है कि आमतौर पे जब एडमिशन स्टेज का कोई मैटर होता है, यानी कि आप नई याचिका लेकर आए हैं और कोर्ट को लगता है इस पर विचार करना है, तो साधारण रूप से नोटिस जारी हो जाता है, 2-3 मिनट की कार्रवाई होती है। यहाँ पर कल 2 घंटा कोर्ट ने सुना है, आज भी सुनने को सहमत हुआ है। ये अपने आप में इंडिकेशन है कि कोर्ट इस बात को गंभीरता से ले रहा है और वो कुछ निर्देश देना चाहता है ऐसे मुद्दों पर जिन्हें लेकर सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है। अगर उन पर अंतरिम रोक लगेगी कोर्ट के विचार होने तक, तो शायद कोर्ट को लगता है कि पूरे परिदृश्य को अच्छे से समझकर एक फैसला दिया जा सकेगा। बिल्कुल, और ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से ये मामला आगे कानूनी लड़ाई के तौर पर लड़ा जाएगा, क्योंकि अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि जब इसकी एडमिसिबिलिटी पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मोहर लगाई जाएगी, अगर सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट करती है तो फिर ये मामला कहां सुनवाई के लिए आएगा, सुप्रीम कोर्ट में आएगा, हाई कोर्ट में आएगा, तो एक तरीके से पूरी रूपरेखा वो भी तय हो जाएगी। निपुण, बिल्कुल रूपरेखा तय होगी, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इसको हाई कोर्ट के पास भी भेजता है, जैसा कोर्ट ने कल पूछा भी था कि इसको हाई कोर्ट को क्यों ना भेज दें, हम बहुत सारे कानूनों को भेजते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कोर्ट की निगाह में, कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि कुछ मुद्दे जिन पर सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है, या जो पहली नज़र में लगता है कि याचिकाकर्ता भी सही बात कह रहे हैं कि अगर कोई मुस्लिम चैरिटेबल ट्रस्ट है तो उसमें हिंदुओं को क्यों जगह दी जा रही है, अगर संपत्ति का विवाद सरकार से ही है तो सरकार ही कैसे तय करेगी कि संपत्ति सरकार की है या वक्फ की है, या फिर जो प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो हज़ारों लाखों की तादाद में प्रॉपर्टी हैं जो नए कानून के बाद हो सकता है कि वक्फ संपत्ति न रह जाए, तो फिलहाल कानून पर फैसला होने तक क्यों ना ऐसा आदेश दे दिया जाए कि इनको डी नोटिफाई ना किया जाए, यानी वक्फ के साथ बना रहने दिया जाए, अंतिम फैसला होने तक। ये तमाम चीजें हैं। कौन से प्रावधान हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज निर्देश दिए जा सकते हैं, या यूं कहें जहां जो मुस्लिम पक्ष है वो उम्मीद कर रहा है कि अदालत से उसको कुछ राहत मिलेगी? इस पर आगे विस्तार से हम निपुण से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धमन समेत कई और वरिष्ठ वकील थे जो बारी बारी अपनी दलीलें रख रहे थे। वहीं केंद्र सरकार का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की शुरुआत 2 सवालों से हुई। पहला, मामला सुप्रीम कोर्ट ही क्यों सुने, हाई कोर्ट क्यों ना इसको भेज दिया जाए, और दूसरा, कानून को लेकर याचिकाकर्ताओं के मुख्य मुद्दे क्या हैं।
लेकिन ये दोनों ही पक्षों ने मामले को हाईकोर्ट भेजने का विरोध किया। जल्दी इस मामले में सुनवाई की निपटारे की मांग की। कोर्ट को बता दिया गया हाईकोर्ट में पुराने वक्फ कानून को लेकर ही 140 याचिकाएं लंबित चल रही हैं। अब आपको वो दलीलें बता देती हूं जो सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई के दौरान वकीलों की तरफ से अदालत में रखी गई हैं। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, उन्होंने अदालत से कहा वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को जगह दी जा रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कहा गया 22 में से अधिकतम 2 सदस्य ही तो गैर मुस्लिम होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा मुस्लिम सदस्यों की संख्या को लेकर एक्ट में जो लिखा हुआ है दरअसल भ्रम उससे है। ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन रही। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा रजिस्टर्ड डीड की क्या जरूरत, अगर वक्फ बाय यूजर हो तो डीड कैसे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूछा रजिस्टर्ड डीड से निश्चितता आ जाएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कहा गया जो संपत्तियां रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें वक्फ बोर्ड रजिस्टर्ड करवा सकता है। इस पर कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया अंग्रेजों ने संपत्तियों के दस्तावेज खत्म किए, 300 साल पुराने वक्फ के कागजात कहां से मिलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ कानून का दुरुपयोग होता आया, लेकिन वक्फ बाय यूजर को पूरी तरह रोक देना यह सही नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं। फिर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया संरक्षित स्मारक या संपत्ति को वक्फ घोषित करने पर भी रोक लगा दी गई है इस नए कानून के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून लागू होते समय या वक्फ दावे से पहले जिसे संरक्षित स्मारक का दर्जा है वो तो वक्फ हो नहीं सकता है। कपिल सिब्बल ने कहा मुसलमानों में उत्तराधिकार कैसे चलेगा, इसमें भी दखल दे दिया गया है इस वक्फ कानून के जरिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद ने तो हिंदू उत्तराधिकार कानून भी बनाया ना, तो फिर इस पर आप आपत्ति क्यों कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये लब्बो-लबाब था। वो पहले दिन जिस तरीके से सुनवाई हुई है, जो वकीलों की तरफ से दलीलें रखी गई, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काउंटर में सवाल पूछे गए, उसका एक तरीके से आप कह सकते हैं ये टीजर सा, ट्रेलर सा जो मैंने आपके सामने रखा, लेकिन इसमें बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। निपुण आपके पास आ रही हूं, 2 बिंदु। एक तो ये कि साहब वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम जो हैं उनको जगह क्यों, और अदालत की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि हिंदू ट्रस्ट में क्या आप किसी मुसलमान को जगह देंगे क्या। और दूसरी बड़ी बात ये कि वक्फ बाय यूज जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज नहीं है उनको डीनोटिफाई कर सकती है सरकार। इसको लेकर कहीं ना कहीं वो आने वाले समय में कैसे एक भानुमति का पिटारा खुल जाएगा। और मुझे ध्यान आता है कैसे अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दलील दी गई कि साहब ऐसे तो 8 लाख में से 4 लाख यूं ही निकल जाएंगी। हालांकि कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन उन्होंने एक अनुमान जता दिया। तो ये वो 2 बिंदु हैं जहां पर कोई निर्देश अदालत की तरफ से आज दिया जा सकता है। इसीलिए मुस्लिम पक्ष जो है उत्साहित है। बिल्कुल मुस्लिम पक्ष उत्साहित है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी एक शुरुआती जीत हो सकती है। हालांकि कोर्ट ने एक इंडिकेशन दिया था, बल्कि इरादा जताया था कि हम ऐसा आदेश दे सकते हैं, और उसके पीछे वजह यही समझ में आती है रोमाना की एक जो तात्कालिक जो एक विरोध हो रहा है या जो विवाद के मुद्दे हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के विचार तक या हाई कोर्ट के विचार तक उनको निलंबित रखा जाए, ये मंशा लगती है कोर्ट की। और ये जरूर सवाल किया था कोर्ट ने कि जो अगर हिंदुओं का कोई ट्रस्ट है तो क्या उसमें मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। तो जो मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं कि वक्फ में गैर मुस्लिमों को एंट्री दी जा रही है। इसके अलावा जो संपत्ति ऐसी है जो पुरानी है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो वक्फ बाय यूज़र है, यानी जो उसका उपयोग कर रहा था उसने वक्फ किया है, उसका जो मूल मालिक था उसका कोई दस्तावेज अभी नहीं है, तो ऐसी संपत्तियां डीनोटिफाई हो जाएंगी। ये एक आशंका मुस्लिम समाज के बहुत बड़े तबके के मन में है कि वो अचानक से वो संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास से छिन जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट यही चाहता है कि फिलहाल जब तक कानून पर वो विचार ना कर ले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तब तक इन बिंदुओं पर एक अंतरिम रोक लगा दी जाए, इनको अमल में ना आने दिया जाए, ताकि आराम से इस पर विचार करके देखा जा सके कि कानून संवैधानिक लिहाज से सही है या नहीं। आप रहिए मेरे साथ, निपुण सहगल, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये जो सुनवाई चल रही है इसके बीच केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। उन्होंने वक्फ कानून को मुसलमानों के फायदे का बताया है। उन्होंने दावा किया लाखों एकड़ जमीन वक्फ के नाम पर थी, लेकिन उसे तो लूट लिया गया। डेमोक्रेसी में कोई भी कोर्ट को जा सकते हैं। अल्टीमेटली भारत सरकार जो आज वक्फ बोर्ड पे जो भ्रष्टाचार है, इतने 75 ईयर से कोई गरीब मुस्लिम को कोई वक्फ के नाम पर कोई लाभ नहीं मिला है। जो वक्फ के नाम पर जो बड़ा बड़ा लीडर्स रहते हैं, हमारा हैदराबाद में मजलिस पार्टी के जैसा, वही लोग
इस लैंड को लौटा है। इसलिए भारत सरकार ये सब देखने के बाद वक्फ बोर्ड को पूरा हम संविधान के तरफ आधार पर उसको ठीक करेंगे। वहीं कांग्रेस की राज्यसभा के सांसद हैं इमरान प्रताप गढ़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जबरन कानून को मुसलमानों पर थोपना चाहती है, लेकिन कोर्ट से ऐतिहासिक फैसले की उम्मीद है। पूरा विश्वास है कि हमें न्यायालय से इंसाफ मिलेगा और ये सरकार वक्फ की संपत्तियों को हड़पने के प्लान से जो बिल लेकर के आई है माननीय उच्चतम न्यायालय, उस पर जो है वो रोक लगाएंगे और देश को एक ऐसा फैसला देंगे कि भविष्य में सरकारें जनता और संविधान दोनों के विरोध में कोई भी बिल लाने से पहले सोचेंगी। अगर आपको ये लगता है कि जो वक्फ बोर्ड था, वक्फ काउंसिल था, वो प्रॉपर कोई काम नहीं कर रहा था, तो 11 साल में आपने ऐसा क्या कर दिया कि एक भी कॉलेज आपने बना दिया? कुछ नहीं किया सिवाय वक्फ के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने के। सीधे आपको लेकर चलेंगे निपुण सहगल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और निपुण से समझते हैं। निपुण, अगर मैं बिल्कुल स्पष्ट सवाल आपसे पूछूं तो क्या उम्मीद की जाए? आज अदालत की सुनवाई में क्या होगा? निपुण। देखिए, आज अदालत की सुनवाई में निश्चित रूप से आगे की रूपरेखा तय होगी। सवाल तय हो सकते हैं जिन पर आगे विचार होगा। ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी एक हाई कोर्ट के पास मामले को भेज दे या फिर खुद नोटिस करे और एक तारीख मुकर्रर कर दे सुनवाई की। लेकिन ये सारी चीज़ें होते समय कोई ना कोई अंतरिम निर्देश ज़रूर आएगा। कानून जिस रूप में इस समय है, जिसका विरोध हो रहा है और जिसके विरोध में 100 से ज़्यादा याचिकाएं दाखिल हो गई हैं, उनके कुछ बिंदुओं पर निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है ताकि एक विवाद का तात्कालिक समाधान हो और लोगों को भी ये भरोसा हो कि सुप्रीम कोर्ट जो देश की सबसे बड़ी अदालत है वो भी उन बिंदुओं पर विचार कर रही है जिन पे एतराज़ किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरकार सबको मानना होता है, तो वो एक संतोष का विषय लोगों के लिए हो सकता है। तो जो दो बिंदु हैं मुख्य रूप से जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री और जो संपत्तियां वक्फ अभी घोषित हैं उनको डिनोटिफाई करने पर रोक, ये दो बातों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश हो सकता है कि आ जाए। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ निपुण सहगल। मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली। सुप्रीम कोर्ट से बड़े फैसले की वो उम्मीद कर रहे हैं। बाद इस बात की उम्मीद एक बार फिर से जागी है कि इंशाअल्लाह इस सिलसिले में हम लोगों को इंसाफ मिलेगा। और जो कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन अपना दिया है कि जितनी भी बातें उसके सामने रखी जा रही हैं वो उसको मुल्क के कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की कसौटी पर ही परखेंगे। तो इससे और भी ये उम्मीद ज़ाहिर हुई है कि मुल्क के आर्टिकल 25 और 26 ने जो हम लोगों को रिलीजियस फ्रीडम दी है और जो अपने रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ के मैनेजमेंट का हक़ और इख्तियार दिया है वो रिस्टोर होगा और बाकी रहेगा। और जो कोर्ट ने ये अपने ऑब्जर्वेशन में ये बात कही है कि जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी नोटिफाइड हैं उनको डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। इस वक्फ कानून को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं प्रमोद तिवारी, कह रहे हैं कानून के जरिए देश में नफरत फैलाने की कोशिश की गई। बीजेपी देश में सिर्फ नफरत फैला रही है। जो कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा में हमारे स्पीकर्स ने चिंता व्यक्त की थी, वही चिंता सुप्रीम कोर्ट ने भी व्यक्त की। आज बहस चलेगी। हमें इंतजार करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट, जिसकी जिम्मेदारी है कि संविधान को कहीं भी अगर दबाया जा रहा है तो उस पर सख्त कदम ले। मुझे पूरी आशा है कि सर्वोच्च न्यायालय से वो जो चिंताएं व्यक्त सर्वोच्च न्यायालय ने की और हम लोगों ने भी की, उसका निदान होगा। खबर जो है वो पड़ोसी देश पाकिस्तान से है, जहां पाकिस्तान के सेना प्रमुख को डर सता रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख क्यों डर रहे हैं? तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख को पीओके खोने का डर है। उन्हें अपनी सेना पर भरोसा नहीं है। ऐसे में पाकिस्तानी चीफ आसिम मुनीर मजहब का सहारा ले रहे हैं, मौलानाओं की तरह तकरीर कर रहे हैं और लोगों को एकजुट होने को कह रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, पाकिस्तानी चीफ आसिम मुनीर डरे हुए हैं।
पीओ के हाथ से निकल जाएगा, ये डर सता रहा है पाकिस्तानी सेना के प्रमुख को। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle. और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरिबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर। सीधे आपको लेकर चलेंगे न्यूज रूम से, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, ये जो तकरीर दे रहे थे पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर, इसको सुनकर मुझे हंसी ज्यादा आई कि कितनी बौखलाहट उनकी है, कितना डर उनका हावी हो गया है कि अब अपनी रक्षा के लिए उनको धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है, और धर्म के नाम का जहर एक बार फिर अपने कौम के भीतर भरते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर आसिम मुनीर। बिल्कुल रोमाना, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी जो सेना है इस वक्त ऐसी नहीं है कि वो भारत का सामना कर पाए, भारतीय सेना का सामना कर पाए, और हम लोग जानते हैं कि उनके तो टैंक में भी फ्यूल नहीं है, यानी कि उनके टैंक भी नहीं चल सकते हैं। उन्होंने खुद कहा था कि उनके टैंक के पास फ्यूल नहीं है। तो आर्थिक व्यवस्था हम लोग देख चुके हैं कि अर्थव्यवस्था कैसी है पाकिस्तान की है, तो ऐसे में उसकी मार जो है वो आर्मी पे भी पड़ी है। बलूचिस्तान में पूरी तरह से उखड़ चुकी है, पाकिस्तानी आर्मी उखड़ चुकी है, वहाँ पर वो कंट्रोल नहीं कर पाई है बलोच लड़ाकों पर। अब आसिम मुनीर को और पाकिस्तान को डर सता रहा है, दरअसल वो पीओके का, यानी कि जो पाकिस्तान का जो कश्मीर का इलाका है, जो इलीगल तरीके से कैप्चर किया हुआ है पाकिस्तान ने, उसको लेकर है। क्योंकि वहाँ पाकिस्तान के जो ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, वहाँ के लोग जो हैं वो भारत का तिरंगा हाथ में लेकर जो है विरोध प्रदर्शन करते हैं। वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से जो भारत का जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर जो जिस तरह से विकास हुआ है पिछले 1 दशक में, उस तरह का विकास जो है यहाँ पीओके में क्यों नहीं हो पाया है पिछले 70-80 साल में। और उनकी आर्मी वो जानते ही हैं, और हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो साफ कह ही चुके हैं, रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि भारत का मुकुटमणि है पीओके। तो ऐसे में डर सताने लगा है कि आसिम मुनीर को कि कहीं ऐसा ना हो कि पीओके निकल जाए, और ऐसे में उन्होंने जो सहारा लिया है वो अपनी आर्मी और अपने सैनिकों की बजाय वो मजहब का लिया है, और इसीलिए वो एक मौलाना की तरह जो है तकबीर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के पीओके के जो लोग हैं, बलूचिस्तान के जो लोग हैं, वो अपने धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर किसी दूसरे देश में ना चले जाएं, इसके लिए कि वो एकजुट रहें, और इसीलिए कश्मीर का भी उन्होंने जो है एक बार फिर से जिक्र किया है। आप रहिए मेरे साथ नीरज, में लौटूंगी आपके पास। जरा एक बार फिर से दर्शकों को सुनाते हैं वो आसिम मुनीर जो पाकिस्तानी सेना के प्रमुख हैं, उनका डर कि पीओके छिन जाएगा, उसी को लेकर एक मौलाना की तरह कैसे वो बाकायदा तकरीर करते हुए सुनाई पड़ रहे हैं, देखिए। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle. और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different.
That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ दो रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरिबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। सीधे आपको लेकर चलते हैं, नीरज राजपूत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि साहब टैंकों में फ्यूल तक नहीं बचा है पाकिस्तान की, तो मतलब एक तो पाकिस्तान की जो आर्थिक हालत है वो कितनी खस्ता है ये पूरी दुनिया जानती है, और दूसरी बात ये कि भारत सरकार की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है मजबूती के साथ जो दुनिया ने देखी, चाहे अनुच्छेद 370 का खात्मा हो, चाहे जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे कर आतंक का सफाया हो, पाकिस्तान के इरादों को नेस्तनाबूद करना हो, यही खौफ की वजह आसिम मुनीर की। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमने देखा कि धारा 370 हटने के बाद किस तरह से जो कश्मीर है वहाँ पर जो विकास की जो लहर दौड़ रही है, और जो वहाँ के जो मेन स्ट्रीम के जो युवा हैं वो देख रहे हैं कि हमारे जो स्टेट का विकास हो रहा है, इलेक्शंस कितने पीसफुल वहाँ पर हुए हैं, वो पूरी दुनिया जान रही है। तो ऐसे में जो पीओके के लोग हैं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं, उनको भी लगने लगा है कि कहीं उन्होंने गलती तो नहीं कर दी थी पाकिस्तान के साथ आकर, और यही वजह है कि जो असीम मुनीर हैं उनको बंटवारे के समय के पार्टीशन 1947 की बात याद आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि 1947 में जो लोग यहाँ पर आए थे वो यहीं पर रहें, वो निकल के ना चले जाएं, यानी कि वो पीओके वाले जो लोग हैं वो कहीं ऐसे डिमांड, क्योंकि हमने देखा है कि वो डिमांड उठने लगी है वहाँ पर कि वहाँ पर जो तिरंगा जो है लहराया जा रहा है, उनके यहाँ पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, अगर सड़क आ भी रही है तो वो चीन के जो सी पैक आ रहा है तो वो तो वैसे ही कॉलोनी बनाने के लिए आ रहे हैं, चीन आ रहे हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के लोग और पीओके के लोग समझ रहे हैं, और इसी का डर जो है असीम मुनीर को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय सेना तो बिल्कुल तैयार बैठी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ही है कि मुकुटमणि है पीओके, बिना मुकुटमणि के जो है भारत अधूरा है। विदेश मंत्री ने ही कल बोल दिया कि पाकिस्तान पर चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, अगर चर्चा करनी तो पीओके पे ही करेंगे, हम किसी और मुद्दे पे नहीं करेंगे। तो ये डर जो है असीम मुनीर को सता रहा है, जिसके लिए उन्होंने पूरा जो है एक मजहब की तरह उन्होंने अपने मौलाना की तरह जो है ये तकबीर दी है। अब बात करते हैं जरा गांधी परिवार की, जिनके खिलाफ 2 अलग अलग मामलों में जांच तेज हो गई है। जमीन घोटाला मामले में आज फिर से रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करेगी ईडी। लगातार तीसरा दिन होगा, रॉबर्ट वाड्रा ईडी के सवालों का जवाब देंगे। ईडी मुख्यालय पहुंचेंगे अब से कुछ देर बाद रॉबर्ट वाड्रा। 2 दिन में 12 घंटे से ज्यादा रॉबर्ट वाड्रा से अब तक ईडी सवाल जवाब कर चुकी है। रॉबर्ट वाड्रा ने बीजेपी पर राजनीति करने का हालांकि आरोप लगाया, जिस एजेंसीज का गलत इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, ये रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से कहा जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं बीजेपी उन्हें सियासत में आने से रोकना चाहती है, इसीलिए साजिश के तहत केंद्रीय एजेंसियों का उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हें फंसाने के लिए। सर, आपको आज लगातार तीसरे दिन ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, क्या कहना है? ये मिसयूज है ईडी का, एजेंसियों का कंप्लीट दुरुपयोग है, क्योंकि सारे ये इंटरोगेशन 2019 में हो चुका है। जितने सवाल पूछे गए हैं वो रिपीट कर रहे हैं इस बार 6 साल बाद। ज़रूरत नहीं थी कि 6 साल के बाद मुझे बुलाने के लिए फिर से। हर चीज़ क्लियर है, मेरे ऑफिस से सारे डॉक्यूमेंट जा चुके हैं, और बेफालतू ये जो ऑप्टिक्स कर रहे हैं, और ये क्लियरली सरकार के कहने पर हो रहा है और कोई बात ही नहीं है। सर, मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि दोबारा 6 साल बाद बुलाना, क्या लगता है कि क्यों दोबारा बुलाया जा रहा है? इसके पीछे की मंशा क्या लगती है? आप मुझे बताइए, एक ही दिन में मुझे समन किया गया है। जिस दिन मैं समन किया है मुझे, उसी दिन सोनिया जी राहुल को चार्जशीट किया है। तो ये क्या है, ये क्या हो रहा है? ये जो विपक्ष की पार्टी जो है, जो मजबूत है, जो लोगों के लिए बोलती है, जो लोगों के दुख दर्द को समझती है और उनकी आवाज़ बुलंद करती है, और जो बीजेपी के नाकामियां हैं उसको बात करती है उसके बारे में, तो ज़रूर हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं, कोशिश करते हैं कि हमें गलत तरीके से दिखाया जाए।
सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है। जरा मनोज से जानते हैं। मनोज, लगातार आज तीसरा दिन है जब ईडी की तरफ से रॉबर्ट वाड्रा को फिर से बुलाया गया है सवालों का जवाब देने के लिए। अब तो सवाल मन में ये आ रहा है कि क्या गिरफ्तारी की तलवार रॉबर्ट वाड्रा पर लटक रही है क्या? मनोज जी देखिए रोमाना, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि अभी क्या होने वाला है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि 2 दिन में करीब 12 घंटे की जो पूछताछ है रॉबर्ट वाड्रा से हो चुकी है। और ईडी से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की और जो सूत्रों ने हमें बताया वो यही बताया है कि जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसी दौरान कुछ नए तथ्य सामने आए और उन्हीं तथ्यों को तस्दीक करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा से क्वेश्चनिंग जो है वो ज़रूरी थी, इसलिए उन्हें लगातार पूछताछ के लिए बुलाया है। पहले दिन जब पूछताछ के लिए बुलाया था तो करीब 6.5 घंटे की पूछताछ हुई थी। कल दूसरे दिन करीब 5.5 घंटे की पूछताछ हुई। तकरीबन 12 घंटे की पूछताछ हो चुकी है और आज भी 11 बजे जो है रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया गया है। अब से थोड़ी ही देर बाद वो ईडी दफ्तर पहुँचेंगे। कल वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर पहुँचे थे। तो अब ये देखना होगा कि कौन से ऐसे सवाल रह गए हैं। कुछ सवाल हमें ज़रूर जो है वो ईडी के सूत्रों से पता चले हैं कि मसलन जो लैंड यूज़ चेंज किया था, यानी कि जो 3.5 एकड़ ज़मीन थी जो खरीदी थी रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने और उसके बाद उसको डीएलएफ को बेच दिया था लैंड यूज़ चेंज होने के बाद। तो सवालों में ये भी था क्या उनको ये मालूम था कि इसका लैंड यूज़ चेंज होने वाला है या फिर लैंड यूज़ खुद से चेंज करवाया गया था। तो अभी ईडी के सूत्रों का साफ तौर पर यही कहना है कि कुछ सवाल अभी रह गए हैं जिनके जवाब ईडी तलाश रही है और आज फिर एक बार पूछताछ के लिए बुलाया। अब ये देखना होगा कि ये पूछताछ आज कितनी लंबी चलती है। जी रोमाना, आप रहिए मेरे साथ मनोज, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर और वो ये है कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी जल्द चार्जशीट दाखिल कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के 3 मामलों में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। ये चार्जशीट जो है वो गुरुग्राम लैंड डील, बीकानेर लैंड डील और आर्म्स डीलर संजय भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस और वाड्रा के साथ उसके कथित संबंधों से जुड़े मामलों में दायर की जा सकती है। ये बड़ी खबर है रॉबर्ट वाड्रा को लेकर, बड़ी खबर। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। मनोज वर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, ये तो चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में अभी ईडी रॉबर्ट वाड्रा पर। मनोज मेरी आवाज मिल रही है आपको? मनोज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस बीच आपको ये तस्वीरें जो मैं दिखा रही हूँ, रॉबर्ट वाड्रा पिछले लगातार 2 दिन से ईडी दफ्तर पहुंच रहे हैं। पहले दिन तो वो पैदल ही अपने घर से ईडी दफ्तर पहुंच गए थे। दूसरे दिन पत्नी प्रियंका गांधी उनके साथ नजर आई और गाड़ी में प्रियंका गांधी छोड़ने आई थी रॉबर्ट वाड्रा को ईडी दफ्तर तक, जब वो दूसरे दिन पूछताछ के लिए गए। आज तीसरे दिन रॉबर्ट वाड्रा को फिर ईडी के सवालों का जवाब देना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।